इतना आसान नहीं था और इसमें कई पड़ाव आए। जिस देश में लोगों के दिन की शुरुआत एक दूसरे को राम राम कहने से होती है, जिस देश में किसी हिंदू की अंतिम यात्रा में राम का नाम जपा जाता है, उस देश में राम मंदिर बनाने में 500 वर्ष लग गए और इसके लिए भी एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने के बाद भारत का आधुनिक इतिहास अब 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पहला हिस्सा राम मंदिर से पहले का और दूसरा हिस्सा इसके निर्माण के बाद का। इसलिए आज हमने राम मंदिर पर एक ऐसा विश्लेषण तैयार किया है जिसे आप भविष्य की पीढ़ी के लिए डीएनए का टाइम कैप्सूल कह सकते हैं। इस विश्लेषण में भूत, भविष्य और वर्तमान का वो डायग्राम होगा जिसे देखकर आप श्री राम के 500 वर्ष तक चले वनवास और इसकी पीड़ा को समझ पाएंगे। और आज हम आपको बताएंगे कि जो राम भारत के लोगों के डीएनए में बसते हैं, उन्हें कैसे राजनीति का हथियार बनाया गया, कैसे उन्हें अपने ही घर लौटने के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा और भविष्य में श्री राम कैसे भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएंगे। जी न्यूज ने भी राम मंदिर का एक भव्य सेट बनाया है अपने स्टूडियो में और आज इस सेट की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जिसे राम मंदिर के निर्माण का फैसला रास नहीं आया और इन लोगों ने इसका विरोध करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली को दंगों की आग में झोंक दिया था। कुछ लोग ऐसे थे जो अंदर ही अंदर राम मंदिर को चाहते नहीं थे। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन राम मंदिर पर आए फैसले और नए नागरिकता कानून की वजह से ही नफरत फैला रहा था और इसीलिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली दंगों की पूरी योजना तैयार की। आज हम आपको कुछ ऐसे कागज दिखाएंगे जिनसे पता चलता है कि दिल्ली दंगे न सिर्फ एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थे, बल्कि इन्हें अंजाम देने के लिए ताहिर हुसैन के घर का इस्तेमाल दंगों की फैक्ट्री के तौर पर किया गया। और ये बात जी न्यूज आपको पहले दिन से बता रहा है। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि कैसे चीन दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करता है और अब इसका एक बड़ा हिस्सा भारत के मीडिया में भी आने लगा है। कोरोना वायरस के दौर में भारत के अखबारों में चीन ने लगातार अपना पक्ष छपवाया और आपने देखा होगा कि इस दौरान भारत का मीडिया बहुत लंबे समय तक चीन को लेकर चुप रहा। चीन की कोई आलोचना भारत के मीडिया में छपती नहीं थी जब ये कोविड-19 का दौर जिस समय शुरू हुआ था। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आज हम इसकी भी पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन में 40 घंटे से भी कम का समय बाकी रह गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में भूमि पूजन की तैयारियों की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि 4 और 5 अगस्त को लोग अपने घरों में दीप जलाएं, साथ ही धर्मस्थलों में अखंड रामायण का पाठ हो। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए आवश्यक है कि हम 4 और 5 को अपने घरों में दीप जलाएं, धर्माचार्यगण देव मंदिरों को विशेष रूप से सजाएं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के न्योते पर अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री सिर्फ भूमि पूजन के साथ रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में किसी भी परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगा। भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के साथ 175 अतिथि शामिल होंगे। इनमें कुछ कार सेवकों के परिवारों को भी निमंत्रण भेजा गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले आज गणेश पूजा की गई। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सभी शुभ अवसरों के लिए गणेश पूजा अनिवार्य है। कल निशान पूजन होगा। हनुमानगढ़ी में पताका की प्रतीक पूजा होगी। अयोध्या में भूमि पूजन से पहले शंखनाद भी हो रहा है। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में देश भर से 2000 पवित्र तीर्थ स्थान से मिट्टी और जल अयोध्या पहुंच चुके हैं। 100 से अधिक नदियों का जल अयोध्या लाया गया है। देश की जितनी पवित्र नदियां किसी के भी ध्यान में आ सकती हैं, उन सब का जल आया है। आज शाम अयोध्या में सरयू नदी की आरती हुई। सरयू घाट को फूलों और दीपों से सजाया गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह के आरोपों को मुंबई पुलिस ने खारिज किया है। मुंबई पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि कृष्ण किशोर सिंह की ओर से 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन में सुशांत की जान पर खतरे जैसी कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई थी। मुंबई पुलिस ने कहा है कि सुशांत सिंह के बहनोई और आईपीएस अफसर ओपी सिंह ने डीसीपी जोन 9 को इस बारे में व्हाट्सएप पर मैसेज किया था, लेकिन डीसीपी के अनुरोध पर ओपी सिंह ने लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई।
इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक वीडियो जारी करके कहा था, उन्होंने 25 फरवरी को ही बांद्रा पुलिस को शिकायत की थी कि सुशांत की जान को खतरा है, लेकिन मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। इससे पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा कि सुशांत केस में सामान्य मौत या संदेहास्पद मौत दोनों एंगल से जांच जारी है एंड पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया है। इट इज स्टिल एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन एंड जब भी इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अननेचुरल डेथ में किया जाता है, वो दो प्रकार के उसके नतीजे निकल सकते हैं। सुशांत केस की जांच पर बिहार और मुंबई पुलिस के बीच विवाद और बढ़ गया है। बिहार के डीजीपी ने कहा है कि मुंबई में पटना के सिटी एसपी को क्वारंटीन करना नियमों के खिलाफ है और वो बीएमसी को विरोध पत्र भेजेंगे। देखिए, मेरे को कहने के लिए कुछ नहीं है। हम वहां से डीजीपी साहब से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और भी पदाधिकारी अलग अलग पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और सब कुछ तो दिख रहा है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभुराज देसाई ने दावा किया है कि मुंबई में पटना के सिटी एसपी को नियमों के मुताबिक क्वारंटीन किया गया है। जो बीएमसी है उनके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने नियम के अनुसार उनको क्वारंटाइन किया है। जांच में बिहार पुलिस से सहयोग पर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कहा है कि वो कानूनी सलाह से ही काम करेंगे। शिवसेना ने भी मुंबई पुलिस की जांच को सही ठहराया है। अगर मुंबई के पुलिस जांच कर रहे हैं तो उनके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। पूरी विश्व की पुलिस मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा रखती। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि बिहार पुलिस से जांच में सहयोग नहीं करने पर मुंबई पुलिस पर शक और बढ़ेगा। मुंबई पुलिस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, लेकिन पहले से मुंबई पुलिस की भूमिका पर एक शक है। तो इस तरह की हरकतें, जिस तरीके से पटना के एक अधिकारी को क्वारंटीन किया गया, इस तरह की हरकतें मुंबई पुलिस के खिलाफ और भी शक बढ़ा सकता है। पटना के सिटी एसपी को क्वारंटीन करने के खिलाफ मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीएमसी दफ्तर पर प्रदर्शन भी किया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने रक्षाबंधन पर अपने भाई को बेहद ही भावुक तरीके से याद किया। सुशांत की सबसे बड़ी बहन नीतू सिंह ने सोशल मीडिया पर एक कविता पोस्ट कर भाई के लिए न्याय की मांग की है। बहन नीतू सिंह ने लिखा है कि 35 साल में पहली बार वो कलाई नहीं है जिस पर राखी बांध सकूं। अमेरिका में रहने वाली सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने सुशांत की बचपन वाली राखी की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। श्वेता ने तस्वीरों के साथ इस पोस्ट में बेहद ही भावुक तरीके से अपने छोटे भाई को हैप्पी रक्षाबंधन बोला है। कुलभूषण जाधव केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की सरकार को कहा है कि वो भारत को कुलभूषण का वकील नियुक्त करने का एक मौका दे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया कि इस मामले में विदेश मंत्रालय भारतीय उच्चायोग से संपर्क करे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 सितंबर तक के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। जासूसी के झूठे आरोप में कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की अपील के बाद कुलभूषण जाधव को राहत मिली थी। नेपाल ने भारतीय सीमा के पास अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक नेपाल ने सीमा पर अपनी तरफ 200 से ज्यादा नई बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने का काम तेज कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक नेपाल बॉर्डर आउटपोस्ट की संख्या 400 से 500 करने की योजना बना रहा है। नेपाल लिपुलेख के गर्भाधार और झंगरू में हेलीपैड भी बना रहा है। उत्तराखंड का लिपुलेख उन 3 जगहों में से एक है जिस पर नेपाल अपना दावा जता रहा है। बिहार से लगने वाली अपनी सीमा के सुस्ता में नेपाल हेलीपैड बना रहा है। दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ हुए दंगों के लिए विदेशों से फंडिंग हुई थी। दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार जांच में इस बात का पता चला है कि दंगों के आरोपियों के बैंक खातों में ओमान, कतर, यूएई और सऊदी अरब से पैसे आए थे। दंगों से पहले आरोपियों के खातों में और कैश के जरिए 1,62,46,000 रुपए आए और आरोपियों ने इनमें से 1,47,98,000 रुपए खर्च कर दिए। आरोपियों ने उन रुपयों से हथियार और प्रदर्शन के लिए सामान भी खरीदे। दंगों के मास्टरमाइंड आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के अकाउंट में 1,32,47,000 रुपए जमा हुए थे। राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में बुधवार को भूमि पूजन होगा, जिसके लिए तैयारियां अब करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और
करीब 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर राम मंदिर फिर से बनेगा। इसलिए यह भारत के लिए न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि बहुत ही भावनात्मक तौर पर बड़ा दिन होगा। वर्ष 1528 में मुगल बादशाह बाबर के समय अयोध्या में मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाई गई और अब भारत अपने इस इतिहास को सही कर रहा है, बदल रहा है। अब आप सोचिए कि इस दौरान मुगल राज खत्म हो गया, अंग्रेजों का 200 साल का राज भी समाप्त हो गया, भारत की आजादी को 73 वर्ष हो गए। यानी आप कल्पना कीजिए कि इन 500 वर्षों में न जाने कितनी पीढ़ियां चली गईं। हमने आज अनुमान लगाया कि इस दौरान भारत की करीब 25 पीढ़ियां आईं और चली गईं, जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर देश के संघर्ष को देखा है, देश के दुख को देखा है और अब जाकर वो मौका आया है जब राम मंदिर का सपना साकार हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने 1990 का वो दौर भी देखा होगा जब राम मंदिर आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था। तब क्या आप ये सोच सकते थे कि 2020 ही वो वर्ष होगा जब मंदिर निर्माण का ये शुभ अवसर आएगा? बीच में तो बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ ही दी थी कि मंदिर का बनना अब बहुत दूर लगता है। वो लोग अपने जीते जी कभी अयोध्या विवाद का समाधान देख पाएंगे, अब लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी थी, क्योंकि वर्षों तक भारत के लोगों ने इस मामले को राजनीति और न्याय व्यवस्था में बिल्कुल फंसा हुआ देखा। इसलिए ये बहुत संयोग और सौभाग्य की बात है कि आज का भारत अयोध्या में राम मंदिर को बनते हुए देख रहा है। अगर आजाद भारत की बात करें तो ऐसा दूसरी बार होगा जब इस तरह से किसी भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। आजादी के तुरंत बाद गुजरात में सोमनाथ मंदिर का ऐसे ही पुनर्निर्माण किया गया था और तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। सोचिए, तब तत्कालीन राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया था और अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके लिए भूमि पूजन करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस देश में क्या बदल जाएगा? सबसे बड़ी बात तो आस्था और अधिकार की है, लेकिन दूसरी बात है भारत की सॉफ्ट पावर की। भगवान राम सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भगवान राम की बहुत मान्यता है, माना जाता है उनको। और यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए श्रीलंका जैसे देशों से पवित्र मिट्टी, ईंटें और नदियों का जल आ रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश खुद को भगवान श्री राम से जोड़कर देखते हैं। श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों में रामायण के लोकगीतों और रामलीला के नाटकों का मंचन भी वहां पर होता है। रामलीला की तरह के नाटक वहां दिखाए जाते हैं, उनका मंचन होता है। म्यांमार में आज भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्थानों के नाम राम के नाम पर हैं। इसी तरह से मलेशिया में राम कथा का प्रचार अभी तक होता है। वहां पर मुसलमान भी अपने नाम के साथ कई बार राम, लक्ष्मण का नाम जोड़ते हैं। थाईलैंड में तो भरत की तरह राम की पादुकाएं लेकर राज्य करने की अब तक परंपरा चलती है। थाईलैंड के राजवंश के लोग खुद को राम के वंशज बताते हैं। कंबोडिया में भी कई जगहों पर रामायण का आज भी पाठ होता है। इसके अलावा करीब 3 करोड़ प्रवासी भारतीय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। इसमें ज्यादातर लोग भगवान श्री राम को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि वो जहां भी जाते हैं अपनी संस्कृति को साथ लेकर जाते हैं और अपनी संस्कृति को बाहर के देशों में भी प्रसारित करते हैं। भव्य राम मंदिर के निर्माण से इन प्रवासी भारतीयों के अंदर अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति एक नए गर्व की भावनाएं उत्पन्न होंगी। अगर राम मंदिर के महत्व को हम एक डायग्राम के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें और इसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में बांटकर देखें तो श्री राम न सिर्फ हमारी आस्था बल्कि हमारी संस्कृति के केंद्र में रहे हैं। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम या जय राम जी कहकर एक दूसरे को संबोधित करते हैं। हमारे यहाँ जीवन से लेकर मृत्यु तक राम का नाम लिया जाता है। तो अगर आप शुरू में देखें तो सबसे पहले आप इतिहास देखेंगे। इतिहास में राम को ईश्वर का रूप माना जाता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यानी समाज का आदर्श पुरुष कहते हैं। राम राज्य का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी बात आज भी होती है, लेकिन यह बहुत अफसोस की बात है कि जिस देश के रग रग में राम हो वहां पर राम मंदिर के लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, जबकि हम आपको बता चुके हैं कैसे दुनिया के दूसरे देशों में भगवान श्री राम की मान्यता आज भी है। लेकिन
अब जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है तो उनके नाम पर भारत की सॉफ्ट पावर दुगनी हो जाएगी। अर्थव्यवस्था के मामले की बात करें तो भव्य राम मंदिर के निर्माण से यहां पर पर्यटक आएंगे और पर्यटन बढ़ेगा। यानी आप इसे इस तरह से समझें कि राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने के बाद भारत का इतिहास 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। पहला हिस्सा राम मंदिर से पहले का होगा और दूसरा राम मंदिर के निर्माण के बाद का। इस डायग्राम को आप एक बार फिर से देखिए और मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए इस डायग्राम में क्या है। सबसे पहले आप राम मंदिर का इतिहास देखिए। हमारा इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है हमने राम में अपने ईश्वर का रूप देखा है। राम आदर्श इंसान के रूप में हमें प्रेरित करते रहे हैं। राम राज्य आदर्श राज्य की कल्पना माना गया है और हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में राम की एक बहुत बड़ी भूमिका है। यह हमारा इतिहास है, यह हमारी संस्कृति है, यह हमारा डीएनए है। अब आप वर्तमान देखिए। वर्तमान में जब आप देखेंगे तो आपको क्या चीज समझ में आएगी? एक आपको मंदिर दिखाई देगा, आपके दिमाग में अयोध्या, आपके दिमाग में आएगा सरकार और आपके दिमाग में आएगा मिशन श्री राम। ये आपका वर्तमान है जिस पर काम चल रहा है। और भविष्य क्या होगा? भविष्य होगा भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा, भारत की संस्कृति का प्रसार पूरे विश्व में होगा, अयोध्या पर्यटन का केंद्र बनेगी, राजनीति एक नया मोड़ लेगी और अब योजनाएं भी इसी हिसाब से बनाई जाएंगी। भगवान राम हमारे लिए कोई खबर नहीं है। राम हमारे देश का आधार है। पूरे देश की भावनाएं भगवान राम से जुड़ी हैं। इसलिए जी न्यूज ने इन भावनाओं को मंच देने के लिए राम मंदिर के निर्माण के ऐतिहासिक मौके की भव्य कवरेज की बहुत तैयारी करके रखी है। हमने राम मंदिर का एक प्रतीकात्मक मॉडल अपने स्टूडियो में बनाया है जिससे आप जी न्यूज के साथ राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के ऐतिहासिक मौके के साक्षी बन सकेंगे। आज उसकी भी एक झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे और वहां पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें राम मंदिर आंदोलन के समय देखा होगा वो लोग उस वक्त शायद ये कल्पना भी नहीं कर पाए होंगे कि एक दिन इसी नेता के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राम मंदिर निर्माण का ऐतिहासिक क्षण आएगा। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 वर्ष पुरानी एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर वर्ष 1991 की है जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के साथ अयोध्या गए थे और वहां राम जन्मभूमि के परिसर में राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यह तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर ने तब मुरली मनोहर जोशी से सवाल पूछा था कि उनके बगल में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ये कौन है, क्योंकि तब लोग शायद नरेंद्र मोदी को इतना जानते नहीं थे। तो तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर ने पूछा जोशी जी से कि आपके बगल में जो ये व्यक्ति खड़े हैं ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया ये गुजरात से आए हैं और इनका नाम नरेंद्र मोदी है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी संगठन में काम करते थे और जब उनसे पूछा गया कि वो रामलला के दर्शन करने दोबारा कब अयोध्या आएंगे तो उन्होंने यही कहा था कि जब राम मंदिर बनेगा तभी वो रामलला के दर्शन करने के लिए दोबारा अयोध्या आएंगे। और अब इसके 29 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये शपथ 5 अगस्त को पूरी होने वाली है। तो इस तस्वीर के पीछे की जो कहानी है वो आज हमने आपको बताई। राम मंदिर आंदोलन से प्रधानमंत्री का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आपको वर्ष 1990 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की चर्चित रथ यात्रा जरूर याद होगी, जो मंदिर निर्माण की मांग के लिए सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकाली गई थी। इस रथ यात्रा की जिम्मेदारी तब गुजरात बीजेपी के संगठन सचिव के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ही संभाली थी। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में क्या तैयारियां चल रही हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, पुरानी तस्वीर है, 1990 की ये तस्वीर है जब भारत में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और ये एक जन आंदोलन में तब्दील हो चुका था।
लाल कृष्ण आडवाणी ने इसे रथ यात्रा के तौर पर निकाला था और तब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऑर्गेनाइज करने में, इसका आयोजन करने में एक बहुत महत्वपूर्ण बड़ी भूमिका निभाई थी। पांच अगस्त की वो शुभ घड़ी अब आने ही वाली है जिसका 5 सदियों से अयोध्या इंतजार कर रही थी। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन तो बुधवार को होगा, लेकिन गौरी गणेश के पूजन के साथ आज से ही पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। उससे पहले आज गणेश पूजन कार्यक्रम के साथ अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 4 घंटे गौरी गणेश पूजन श्री राम जन्मभूमि परिसर में चला है। यह पूजन बेहद अहम था और इसी के साथ आप कह सकते हैं आज से ही राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के अनुष्ठान की शुरुआत हो गई। और यही नहीं, कल हनुमानगढ़ी मंदिर में निशान पूजन भी किया जाएगा और परसों यानी 5 अगस्त दोपहर 12:40 पर राम मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस पर हल्की सी रंगोली बना देंगे, फूलों की रंगोली। तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसलिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। आज फिर वो अयोध्या पहुंचे, रामलला के दर्शन किए। जन्मभूमि परिसर में तैयारियां देखी, जहां बुधवार को प्रधानमंत्री भूमि पूजन के लिए आएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी अयोध्या में लगभग 500 वर्षों की इस परीक्षा के परिणाम के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण भी है, भावनात्मक क्षण भी है और एक नए भारत के निर्माण की आधारशिला को रखने का अवसर भी है। इसी दृष्टि से आज यहाँ पर यहाँ के कार्यों का अवलोकन करने के लिए मैं स्वयं आया हूँ, देखने के लिए। आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का है, लेकिन उस कार्यक्रम में बाहर की सुरक्षा, बाहर व्यवस्था आदि को निरीक्षण करने, देखने के दृष्टि से हम लोग यहाँ पर आए हैं। भूमि पूजन से पहले पूरी अयोध्या पीले रंग में रंगी है। जगह जगह पर दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई है। अयोध्या ऐसे रंग में रंगी है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाए। आप देखिए मेरे पीछे ये चित्र देख सकते हैं, भगवान श्री राम के अलग अलग चित्रों को यहाँ दीवारों पर उकेरा गया है, चित्रकारी की गई है, बजरंगबली के चित्र बनाए गए हैं दीवारों पर। इसके साथ ही साथ रामायण में और भी जो पात्र हैं उनके चित्र आप इन दीवारों पर देख सकते हैं। कुछ इसी तरह से अयोध्या की तमाम दीवारों पर इस वक्त रामायण के पात्रों को जगह दी जा रही है, यानी अयोध्या को सजाया जा रहा है। ये पीला रंग कहीं ना कहीं एक स्वास्तिक, एक शुभ, एक वातावरण, एक दिव्यता का स्वरूप बना करके प्रदान करेगा। इसलिए चारों तरफ जहां तक आपकी निगाह जा रही है, भगवान श्री राम के समस्त स्वरूप उस पे उकेरे गए हैं, भगवान श्री राम की लीलाओं को उकेरा गया है और पूरी अयोध्या पीली करके एक दिव्यता का वातावरण बनाया जा रहा है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने वाले अतिथियों को आमंत्रण भेजे जा चुके हैं। आमंत्रण पत्र की तस्वीरें भी जी न्यूज ने सबसे पहले आपको दिखाई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्य अतिथि के तौर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का भी नाम है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में न्योता इकबाल अंसारी को भी मिला है, जो इस मामले में पक्षकार भी रहे हैं, लेकिन उनको पहला कार्ड देकर राम मंदिर ट्रस्ट ने यह बता दिया कि अयोध्या सबकी है, राम सबके हैं। आज जो है मंदिर बन रहा है, शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हम उनके स्वागत में ये जो है रामचरितमानस है और रामनामी है, हम उनको ये भेंट करेंगे। भूमि पूजन हो रहा है, पूरे देश को खुशी है, उसी के साथ में हमको भी खुशी है। हम कोई विवाद नहीं चाहते, इसलिए विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में देश की 36 आध्यात्मिक परंपराओं के 135 संतों को अयोध्या बुलाया गया है।
लेकिन कोरोना की वजह से कुल मिलाकर 175 लोग ही मौजूद होंगे। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से भी यही अपील हुई कि जिन्हें आमंत्रण है वही अयोध्या आए। कोविड-19 के कारण हम लोग हर एक को इस आयोजन में आने के लिए मुझे लगता है कि व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। सीमित संख्या में जो अतिथि आमंत्रित हैं वही लोग इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे और से सबसे हमारी अपील होगी कि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए आवश्यक है कि हम 4 और 5 को अपने घरों में दीप जलाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन राम भक्तों के लिए तो इतने वर्षों बाद ऐसा मौका आया है, तो लोग रुक नहीं पा रहे। ऐसी तस्वीरें भी आई कि राम भक्त बैंगलोर से सिर पर ईंटें लेकर अयोध्या के लिए निकले। कई राम भक्त पहले से ही अयोध्या में मौजूद हैं। पूरी अयोध्या इसी तरह से शंख ध्वनि से राममय हो रही है। यहाँ पर हैदराबाद से अयोध्या पहुंचे हैं, ये लगातार शंख बजा रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले 11,000 बार शंख जरूर बजाएंगे। बहुत शानदार ध्वनि, शंख ध्वनि से आपने पूरे अयोध्या को आपने राममय कर दिया। 1.25 लाख बार शंखनाद मंदिर निर्माण के पहले होगा और भूमि पूजन के पहले 11,000 बार शंखनाद होगा। अब तक कितनी बार आप शंखनाद कर चुके हैं भूमि पूजन से पहले? अभी तक 6,000 चिल्लर बार शंखनाद हुआ है। भूमि पूजन के 3 दिन के अनुष्ठान के लिए रामलला को सजाने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। रामलला को हर दिन ग्रह और नक्षत्रों के अनुकूल अलग अलग रंग की ड्रेस पहनाई जाती है और इन 3 दिनों के लिए रामलला के वस्त्र आचार्य सत्येंद्र दास को सौंपे जा चुके हैं। बुधवार को भूमि पूजन वाले दिन रामलला हरे रंग के वस्त्र पहनेंगे। इसके अलावा एक अतिरिक्त केसरिया वस्त्र भी रखा गया है। यदि सब लोगों की सहमत बनेगी कि प्रधानमंत्री जी के आने पर सब रंग रंगा जा रहा पीला, तो पीला ही पहनाया जाएगा। दोनों रंग के हैं और नहीं तो हरा पहनाते हैं पहले सब दिन, और हरा पहनाएंगे। हर जितनी प्रकार के कपड़े हैं सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग उसकी शक्ति है, अलग अलग उसका प्रभाव है। इसलिए 7 दिन का 7 प्रकार के कपड़े पहनाए जाते हैं। 5 अगस्त से बड़ा दिन देश के लिए और क्या होगा। और अयोध्या की तो खुशियों का ठिकाना नहीं, क्योंकि त्रेता युग में भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे और इस बार तो अयोध्या में उनका वनवास 500 वर्ष बाद खत्म हो रहा है। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। तो राम मंदिर निर्माण का ये जो मौका है, ये बहुत ही ऐतिहासिक मौका है। इस मौके के लिए, इस दिन के लिए इस देश ने 500 साल का बहुत लंबा इंतजार किया है। और जैसा हमने आपको बताया, 25 पीढ़ियां निकल गईं। उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन अब दोबारा ऐसा आएगा जब इस देश में राम मंदिर बनेगा। लेकिन जो कुछ आपको दिख रहा है, जो टीवी की स्क्रीन पर दिखता है, जो अदालत के फैसलों में दिखता है, वो कई बार उसकी एक तस्वीर ऐसी भी होती है जो आपको दिखाई नहीं देती। अंदर ही अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें यह मंजूर नहीं। अंदर ही अंदर ऐसे कोई बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं हैं, जो नाराज हैं। अब हम बात करेंगे उस वर्ग की जिसे राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और नए नागरिकता कानून से बहुत परेशानी थी, और इस वर्ग की नफरत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में इसके बाद झोंक दिया था। आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जब राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था और जब यह तय हो गया था कि इस देश में राम मंदिर बनेगा, तब सरकार को और भारत की जो सुरक्षा एजेंसी हैं उन्हें ऐसा शक था कि हो सकता है इसके बाद देश में तनाव पैदा हो जाए, हो सकता है देश में दंगे हो जाएं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर देश में बहुत तनाव रहा है। राजनीति पूरी की पूरी इस मुद्दे पर रही है। अलग अलग पार्टियों के घोषणा पत्र इस मुद्दे के आसपास घूमते रहे हैं, या तो इसके पक्ष में या इसके विरोध में। और इस देश में 2 ही तरह की राजनीति चली है पिछले 70 साल में, राम मंदिर के पक्ष वाली राजनीति और राम मंदिर के विरोध वाली राजनीति। एक पक्ष कहता था राम मंदिर बना के रहेंगे, दूसरा पक्ष कहता था राम मंदिर हम बनने नहीं देंगे। और देखिए, भगवान श्री राम भारत के हैं, भारत के डीएनए में है, और भारत नहीं, न जाने कितने देशों के डीएनए में है। उस देश में, भारत के उस देश के लोगों को यह कहना पड़ा कि हमें राम मंदिर चाहिए, और 500 साल इंतजार करवाया गया। लेकिन जब यह फैसला आया था तब कुछ नहीं हुआ।
कोई बहुत ज्यादा तनाव पैदा नहीं हुआ, कोई ऐसी घटना नहीं हुई, अप्रिय घटना जिससे ऐसा लगे। और शायद आप सब लोगों को यह लगने लगा होगा कि इस देश में सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है, दिल से स्वीकार कर लिया है। तब हमने जी न्यूज पर भी अपील की थी कि जो फैसला आया है उसे सब वर्गों को अब दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वो इसके खिलाफ भी काम करते हुए क्यों ना रहे हो इतने साल से। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उस फैसले को खून के घूंट की तरह उस दिन तो पी लिया, लेकिन यह प्रण भी ले लिया कि जब भी मौका आएगा इसका बदला हम उतारेंगे जरूर। और यह एक ऐसा वर्ग था जिसके अंदर नफरत बढ़ती चली गई, गुस्सा, नाराजगी बढ़ती चली गई, और उन्हें सिर्फ यह बात अंदर ही अंदर खा रही थी कि इस देश में राम मंदिर कैसे बन सकता है। यह बात उन्हें मंजूर नहीं थी। और उसके बाद ये सारे लोग एक मौके की तलाश में थे, और इन सब लोगों ने आपस में यह बात की कि सही मौके का इंतजार करो, सही समय का इंतजार करो, उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में इसी साल फरवरी में धार्मिक आधार पर दंगे हुए थे, और दिल्ली देश की राजधानी है। मीडिया के एक हिस्से ने उन दंगों की सच्चाई को पूरी तरह से छिपाने की कोशिश की थी, आपको सच्चाई बताई नहीं थी। लेकिन कहते हैं सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं। और आज ठीक वैसा ही हुआ है। जब जी न्यूज ने ग्राउंड जीरो से दिल्ली के दंगों की रिपोर्टिंग की थी, जब इसकी पड़ताल की थी, तो एक नाम प्रमुखता से सामने आया था। यह नाम था आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का। नाम आपने भी सुना होगा, अब तक आप जान भी गए होंगे ताहिर हुसैन कौन है। तब मीडिया के एक हिस्से ने यह दावा किया था कि ताहिर हुसैन को उसके धर्म की वजह से, उसके नाम की वजह से फंसाया जा रहा है, क्योंकि उनका संबंध एक धर्म विशेष से है। लेकिन अब उसी ताहिर हुसैन को लेकर जो बातें दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आई हैं, उसके बारे में आज आप सबको जरूर जानना चाहिए। दिल्ली पुलिस की जांच और ताहिर हुसैन के बयानों के आधार पर इस मामले में एक चार्जशीट तैयार हो रही है, और आज इसी से जुड़े कुछ दस्तावेज हमारे पास हैं। मैं आपको इसके कुछ अहम हिस्से आज पढ़कर सुनाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच का सार क्या है और इन दंगों की साजिश की पूरी क्रोनोलॉजी क्या थी। पहली बात यह है कि ताहिर हुसैन जो दंगों के समय आम आदमी पार्टी का पार्षद था, उसने वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय उसे टिकट मिला नहीं था। इस बीच ताहिर हुसैन की मुलाकात खालिद सैफी नाम के एक व्यक्ति से हुई, जिसकी आम आदमी पार्टी में अच्छी पकड़ थी, और खालिद सैफी एक एनजीओ चलाता था। अब आप सोचिए एनजीओ के नाम के पीछे कैसे कैसे लोग छुपे हुए हैं, कैसे कैसे लोग एनजीओ चलाते हैं। ताहिर हुसैन के मुताबिक खालिद सैफी कट्टर सोच वाला व्यक्ति था, और उसी से प्रभावित होकर ताहिर हुसैन भी कट्टरपन की तरफ मुड़ गया और खुद भी कट्टर बन गया। तो अब आपने यहां यह देख लिया होगा कि एनजीओ, अगर कोई कट्टरपंथी व्यक्ति एनजीओ चला रहा है तो उस एनजीओ के जरिए वो क्या करता होगा। इसके बाद 2017 में खालिद हुसैन ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ा और वो जीत गया। दूसरी बात जो आपको समझने वाली है, पहली तो एनजीओ की आपने समझ ली, दूसरी बात यह है ऐसी सोच वाले इंसान को आम आदमी पार्टी ने टिकट भी दे दिया और अपना पार्षद भी बना दिया। इस बीच 2014 में भारत में बीजेपी की सरकार आ चुकी थी, और ताहिर हुसैन को मुसलमानों की चिंता तब सताने लगी, और उसने सोचा कि उसे अपने राजनीतिक रसूख और पैसे का फायदा उठाकर अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए और हिंदुओं को सबक सिखाना चाहिए। यह हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, यह जांच में सामने आया है। ताहिर हुसैन की सोच को आगे बढ़ाने का काम इसी खालिद सैफी ने किया, जो एनजीओ चलाया करता था। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद खालिद सैफी ताहिर हुसैन के पास आया और कहा कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, अब तुम तैयार रहो। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर को लेकर फैसला आ गया और नया नागरिकता कानून भी लागू हो गया, तो ताहिर हुसैन की नफरत और इस जैसे और लोगों की नफरत अचानक से और ज्यादा बढ़ गई। तो तीन बड़े फैक्टर्स हैं। कश्मीर से 370 हटा लेना, उससे ये लोग नाराज हो गए। दूसरा, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और तीसरा, जो नया नागरिकता कानून आया। ये तीन ऐसे फ्लैश पॉइंट्स थे जिसने इस वर्ग को बहुत परेशान कर दिया। इसके बाद खालिद सैफी ने ताहिर हुसैन की मुलाकात, अब आप सोचिए किससे कराई होगी। यह मुलाकात कराई जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद से। नाम तो आप जानते ही होंगे,
उमर खालिद का नाम बड़ा मशहूर है, आप पढ़ते रहते हैं। यह मुलाकात 8 जनवरी को दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के दफ्तर में हुई। और क्या आप जानते हैं कि पीएफआई का यह दफ्तर कहां था जहां यह मुलाकात हुई? यह दफ्तर दिल्ली में शाहीन बाग में था। उसी शाहीन बाग में जो नए नागरिकता कानून के विरोध का केंद्र बना हुआ था, वहीं पर यह मुलाकात हुई। खालिद सैफी ने इस मुलाकात के दौरान ताहिर हुसैन को यह भरोसा दिलाया कि पीएफआई हर तरह की साजिश के लिए पैसा मुहैया कराएगा। इसके बाद इन लोगों ने यह योजना बनाई, षड्यंत्र किया कि ये दिल्ली में कुछ ऐसा करेंगे जिससे केंद्र सरकार हिल जाएगी और सरकार को नया नागरिकता कानून वापस लेना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि इस षड्यंत्र में किसका क्या रोल था। खालिद सैफी को लोगों को भड़काकर सड़कों पर उतारने का काम दिया गया। आप लोगों को भड़काएंगे और उन्हें सड़कों पर उतारेंगे, ये सैफी का काम था। ताहिर हुसैन को उसके ऊंचे मकान का फायदा उठाकर कांच की बोतलें, पत्थर, पेट्रोल बम और तेजाब जमा करने के लिए कहा गया। इसके बाद इसी साजिश के तहत शाहीन बाग की तर्ज पर देश के अलग अलग इलाकों में भी धरने प्रदर्शन शुरू किए गए। खुद खालिद सैफी ने दिल्ली के खुरेजी में धरना शुरू करवाया। इस बीच उमर खालिद ने, जो जेएनयू का छात्र नेता है, आपको याद होगा इससे पहले भी उमर खालिद भारत विरोधी प्रदर्शन करता रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता रहा है, उस पर केस भी चला है। और आपको याद होगा 2016 में जब अफजल गुरु के पक्ष में जेएनयू में प्रदर्शन किया गया था, उस समय भी उमर खालिद का नाम उसमें आया था। उमर खालिद ने इस बीच ये भरोसा दिलाया कि पीएफआई जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो जामिया मिलिया की इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी, कई राजनेता, वकील और दूसरे मुस्लिम संगठन इस कोशिश में उनके साथ हैं। यानी इन सारे लोगों ने इन सब लोगों को एक साथ इकट्ठा किया, जिसमें वकील हैं, इसमें एनजीओ वाले लोग हैं, इसमें कार्यकर्ता हैं जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, इसमें नेता हैं, इसमें छात्र नेता हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका भी नाम है। अब आप सोचिए इन यूनिवर्सिटीज में क्या होता होगा। इसी साजिश के तहत यह तय हुआ कि इन धरने और प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चक्का जाम कराया जाएगा और जैसे ही कोई पुलिस वाला या कोई हिंदू नेता वहां पहुंचेगा तो भीड़ को भड़काने का काम शुरू कर दिया जाएगा। और आपको याद होगा हुआ भी ठीक ऐसे ही। और इसके लिए इन्होंने वक्त जो चुना, बहुत ही महत्वपूर्ण समय इन्होंने चुना। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिल्ली आने का इंतजार किया गया और तब इन्होंने सोच लिया था कि जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में होंगे तब हम इस षड्यंत्र को अंजाम देंगे ताकि भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़े, भारत की पूरे दुनिया में बदनामी हो, डोनाल्ड ट्रंप खुद भारत से सवाल करने लगे और सरकार को यह कानून वापस लेना पड़े। योजना ये थी। इस बीच ताहिर हुसैन ने इस षड्यंत्र में शामिल दूसरे लोगों को बताया कि उसने अपने इलाके में आने वाले कबाड़ियों से शराब और कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें दुगने दामों पर खरीदकर अपने घर में जमा करनी शुरू कर दी हैं। ताहिर हुसैन ने बताया कि आसपास की गलियों में और दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट से पत्थर भी जमा कर लिए गए, क्योंकि हमने आपको अपनी रिपोर्टिंग में भी बताया था कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पत्थर आए कैसे। ये देखिए आपकी तस्वीर भी अगर आप देखेंगे, इतनी बड़ी संख्या में पत्थर कैसे आ गए अचानक। इन्हें कई दिनों से इकट्ठा किया गया था। इसके अलावा ताहिर हुसैन ने अपनी चारों गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरवाकर इनका इस्तेमाल पेट्रोल बम के तौर पर करने की बात भी बताई है। ताहिर हुसैन ने अपने घर की छत साफ करवाने के नाम पर बड़ी मात्रा में वहां तेजाब मंगवाकर रख लिया। इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन ने 22 फरवरी को स्थानीय पुलिस थाने से अपनी लाइसेंसी बंदूक भी छुड़वा ली ताकि वो इसका इस्तेमाल दंगों में कर पाए। इसके बाद 24 फरवरी को ताहिर हुसैन ने अपनी इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा किए, उन्हें तेजाब की थैलियों और पेट्रोल बम के बारे में बताया और ये निर्देश दिए कि इनका इस्तेमाल कब और कैसे और किन लोगों पर करना है। ताहिर हुसैन के मुताबिक उसने निर्देश दिए थे कि इन सारे हथियारों का इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं पर और पुलिस वालों पर करना है, दिल्ली पुलिस पर करना है। इसके बाद उसने अपने घर का शटर खोलकर बड़ी संख्या में दंगाइयों को बुला लिया और सीसीटीवी का तार भी काट दिया ताकि इस हिंसा में उसका हाथ होने का कोई सबूत बाहर ना आए। सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं करेंगे।
इसके बाद ताहिर हुसैन एकदम सिलसिलेवार तरीके से बताता है कि कैसे उसने और उसके लोगों ने 24 और 25 फरवरी को चुन चुन कर एक धर्म विशेष के लोगों को अपना निशाना बनाया और इसी आधार पर दुकानें जलाई गईं, इसी आधार पर लोगों पर हमले किए गए। इसके बाद 25 फरवरी की शाम को ताहिर हुसैन अपने किसी परिचित के घर पर चला गया। ताहिर हुसैन अगले 2-3 दिनों तक अलग अलग जगहों पर छिपता रहा और बाद में खुद को पीड़ित बताते हुए उसने ये कहा कि उसे जान का खतरा है, इसलिए वो अपना घर छोड़कर भाग गया था। और ताहिर हुसैन के ये इंटरव्यू कई पत्रकारों ने किए थे उसके घर जाकर और लोगों को बताया था कि उस वक्त उन पत्रकारों ने और कुछ न्यूज चैनल्स ने कि ताहिर हुसैन के साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है क्योंकि उसका एक धर्म विशेष से संबंध है, इसलिए उसे निशाना बनाया जा रहा है। वो तो खुद शिकार है, वो तो खुद अपना घर छोड़कर भाग गया था, लेकिन असलियत कुछ और है। अब देखिए वो सारे दस्तावेज मेरे पास हैं और जब आप इन्हें सुनेंगे तो आपको नाराजगी भी होगी, आप क्रोधित भी होंगे। अब आप सुनिए ध्यान से इसमें क्या लिखा है। ये पूरी साजिश का दस्तावेज है। इसमें लिखा है, इसी बीच अयोध्या का राम मंदिर फैसला आने से मुझे लगा, यह ताहिर हुसैन का बयान मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं जो उसने पुलिस को दिया है। वो अपने बयान में कह रहा है, इसी बीच अयोध्या का राम मंदिर फैसला आने से मुझे लगा कि अब मुसलमानों की स्थिति हिंदुस्तान में बहुत गंभीर और सोचने लायक हो गई है। कुछ दिन बाद CAA कानून के आने के बाद मुझे लगा कि अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है और कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। उसी दौरान मेरे पास खालिद सैफी आया और हमने भारत के मुसलमानों की दिनों दिन बिगड़ती स्थिति पर बातचीत की, जिस पर खालिद सैफी ने मुझे बताया कि उसका एक जानकार उमर खालिद है जो JNU का स्टूडेंट है और वो अपनी कौम के लिए जान लेने और जान देने की बातें करता है। यहां ध्यान रखिए, ये जो उमर खालिद है ये जान लेने और जान देने की बात करता है। तो वो कहता है उसके साथ मुलाकात करनी होगी। खालिद सैफी ने उमर खालिद से मिलने का प्लान बनाया और प्लान के अनुसार मैं और खालिद सैफी 8 जनवरी को शाहीन बाग में उमर खालिद से PFI के ऑफिस में मिले थे। और PFI आप जानते ही हैं, PFI एक आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है जिसने इस सब की फंडिंग की थी। हमने प्लान बनाया कि हम देश की राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा करेंगे जिससे सरकार हिल जाएगी और इसे अपना कानून वापस लेना पड़ेगा। अब देखिए फिर आगे क्या कहता है। मुझे खालिद सैफी ने कहा, तुम्हारा मकान उस इलाके में सबसे ऊंचा है और छत भी काफी बड़ी है, समय आने पर इसका तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और मुझे यह टास्क दिया गया कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा कांच की बोतलें, पेट्रोल तथा तेजाब और पत्थर इकट्ठे करा सकता हूं धीरे धीरे इकट्ठा करता रहूं ताकि जरूरत के समय ये काम आ सके। अब देखिए खालिद सैफी ने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत आने वाले हैं और इस मौके पर हम दिल्ली में कुछ ऐसा करेंगे जिससे सरकार घुटनों पर आ जाए और CAA कानून वापस लेने पर मजबूर हो जाए। ये इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश में रहते हैं, इसी देश में वोट डालते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। सारा फायदा, सारी सरकारी योजनाओं का फायदा इसी देश से उठाते हैं और कह रहे हैं कि कुछ ऐसा करेंगे कि हमारी सरकार घुटनों पर आ जाए और पूरे दुनिया में हमारी बदनामी हो। और ये काम होगा तब जब डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में रहेंगे। 17 फरवरी 2020 को उमर खालिद ने ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान CAA के खिलाफ लोगों से सड़क पर उतरने की अपील की थी, जिसके बारे में मुझे खालिद सैफी ने बताया और मुझसे भी अपनी तैयारियों को तेज करने के लिए कहा। 24 फरवरी को योजना के मुताबिक मैंने पहले से ही अपने घर में पड़ोस के चांदबाग में रहने वाले अरशद कयूम, और उसमें फिर उन्होंने कई लोगों के नाम लिखे हैं, इन सबको अपने ऑफिस के पास रहने के लिए कहा। और उन सब के आगे उन्होंने नाम बताए हैं कौन कौन इनके साथ थे, जिनके नाम अलग अलग हैं। मोहम्मद रिहान, अरशद प्रधान, और इसके यहाँ कोई इलेक्ट्रिशियन काम करता था मोहम्मद आबिद, अकाउंटेंट था मोहम्मद शादाब, और उनके चाचा के लड़के रशीद सैफी और अपने सौतेले भाई शाह आलम को उन्होंने सब ने बुला कर रखा हुआ था। और इन सबको ये बताया गया कैसे पत्थर, पेट्रोल बम तथा थैलियों और बोतलों में भरकर तेजाब छत से कैसे और कब नीचे फेंकना है। और यह भी बताया कि सामान का इस्तेमाल केवल हिंदुओं और पुलिस वालों के ऊपर करना है। फिर से आपको बता देता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये व्यक्ति कह रहा है जिसका नाम है ताहिर हुसैन, उसका स्टेटमेंट पढ़कर आपको सुना रहा हूं। हम जानते हैं आप उसके बाद भी हम पर ही आरोप लगाएंगे, इस देश में बहुत सारे लोग, कि हम सांप्रदायिक हैं और इसको
फिर भी कोई सांप्रदायिक नहीं कहेगा। अब देखिए आगे क्या कहता है। अपने मुसलमान भाइयों व महिलाओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यह बता दिया गया था। 2020 फरवरी 24 को दिन में करीब 1:30 बजे मैं अपने घर के बाहर खड़ा था, जब काफी मुस्लिम लड़के जो हिंदुओं पर पथराव कर रहे थे को मैंने अपने छोटे से शटर को खोलकर अपने घर अंदर बुलाकर छत पर चढ़ा लिया और अपने पड़ोस में रहने वाले महक सिंह की पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी होती थीं उन पर लड़कों से पेट्रोल बम फेंकवाकर आग लगवा दी। जो गाड़ियां खुले में खड़ी थीं उन लड़कों को नीचे भेजकर महक सिंह की पार्किंग का शटर तोड़वाकर गाड़ियों में खूब तोड़फोड़ करवाई। मेरे इशारे पर मेरे घर में बने कारखाने में मौजूद वर्कर बाहर से आए हुए लड़कों को मैंने नीचे खड़े वे इकट्ठे हुए हिंदुओं पर पत्थर तेजाब फेंकने के साथ हमला करवाया। मैंने साजिश के तहत ही अपने घर के बाहर व छत पर लगे सीसीटीवी की तार कटवा दी ताकि कोई उसकी रिकॉर्डिंग ना कर सके। ये अपने बगल वाली बिल्डिंग की जो बात कर रहा है, जिस महक सिंह की बात कर रहा है, उससे ठीक उसी समय मैं महक सिंह की बिल्डिंग में गया था। मैं खुद गया था जब मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए गया था। और अभी आप जो क्लिप हम आपको दिखाएंगे आपको समझ में आएगा कि उसी दिन इस ताहिर हुसैन का नाम सामने आ गया था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश का मीडिया, इतने सारे रिपोर्टर उस वक्त वहां घूम रहे थे, इतने सारे न्यूज चैनल अखबारों के लोग घूम रहे थे, लेकिन इस ताहिर हुसैन का नाम एक आदमी नहीं ले रहा था, एक पत्रकार ने इसके बारे में नहीं लिखा। जबकि वहां जो लोग थे वो लगातार ये बता रहे थे कि इसी मकान से पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, इसी मकान में लोग छुपे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी। देखिए कितनी बड़ी बात है। और यहां से आपको ये पता चलेगा कि हमारा मीडिया कई बार आपसे जानकारियां छुपा लेता है। फिर वो कह रहा है, मैं दिल्ली दंगों में खालिद सैफी व उमर खालिद के साथ साजिश में शामिल होकर अपने जानकारों की मदद से इन दंगों को मैंने अंजाम दिया था। और ये एक दस्तावेज है जो अकाउंट की जो डिटेल्स हैं, इसको मैं आपको बताऊंगा। जो अकाउंट्स की जो डिटेल्स, बैंक डिटेल्स मिली हैं, वो हम आपको बताएंगे। इस दौरान इन दंगों में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला एक और नाम सामने आया है और यह नाम है इशरत जहां का। इशरत जहां खुद एक पूर्व पार्षद है। इशरत जहां वर्ष 2012 में कांग्रेस की टिकट पर पार्षद बनी थी। यानी ये जो व्यक्ति था अभी जिसके बारे में हमने आपको बताया, ताहिर हुसैन, ये आम आदमी पार्टी की टिकट पर पार्षद बना था और इशरत जहां कांग्रेस की टिकट पर बनी थी। इशरत जहां की शादी फरहान हाशमी नाम के आदमी से हुई। फरहान हाशमी परवेज हाशमी के बेटे हैं और परवेज हाशमी तब दिल्ली सरकार में मंत्री थे। तब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। ताहिर हुसैन को तो आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन अब आप ये सोचिए कि ऐसे लोग मुसलमानों के रहनुमा बन जाते हैं, अपने आप को मुसलमानों का नेता बताने लगते हैं, उसी नाम पर चुनाव भी लड़ते हैं, जीत भी जाते हैं और फिर ये अपने ही वर्ग को भड़काते हैं और उनके अंदर नफरत पैदा करते हैं, फिर देश में नफरत पैदा करते हैं और ये राजनीति चलती चली जाती है। अभी तो ये पार्षद बने हैं, फिर ऐसे लोग इसके बाद विधायक बनते हैं, उसके बाद मंत्री भी बन जाते हैं और धीरे धीरे इनकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि ये बड़ी आसानी से देश में नफरत फैलाने में जुट जाते हैं। ये सारे लोग ये जानते हैं कि अगर अपने वर्ग में, अपनी कौम में हमने ये नफरत फैलाई, अगर अपनी कौम को हमने डरा कर रखा, अगर हमने अपनी कौम को ये बताया कि राम मंदिर अगर बन गया तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, अगर हमने अपनी कौम को ये बताया कि चाहे आप महाराष्ट्र में रहते हैं, केरल में रहते हैं, चाहे आप देश के किसी हिस्से में रहते हैं, लेकिन कश्मीर से अगर धारा 370 हट गई तो आपका वजूद मिट जाएगा, अगर हमने ये कहकर उन्हें डराया तो इनकी दुकान चलती रहेगी। और यही ये लोग करते हैं। नया सीए कानून आया, नागरिकता कानून, फिर इन्होंने अपने उस कौम को डराया और कहा कि ये कानून आपके खिलाफ है, आपसे कागज मांग लिए जाएंगे, आपको इस देश से भगा दिया जाएगा, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है। और यही कहकर ये अपनी कौम के लोगों को डराते हैं। डराने के बाद उनमें नफरत पैदा करते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम नहीं लड़े तो तुम मिटा दिए जाओगे। और कौम के जो लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इन्हें अपना नेता मान लेते हैं और वो पहले तो नफरत शुरू करते हैं अपने मन में और उसके बाद लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर ये होता है जो दिल्ली में हुआ। कुल मिलाकर जांच के कागजों से ये पता चलता है ताहिर हुसैन का घर दिल्ली दंगों की फैक्ट्री बना हुआ था और जी न्यूज उस समय अकेला ऐसा चैनल था जिसने पहले दिन से ताहिर हुसैन की भूमिका पर सवाल उठाए थे। पहले दिन से। उस समय हमने ताहिर हुसैन को लेकर क्या कहा था
और हमें उसके बारे में उस समय वहां के लोगों ने क्या क्या बताया था उसकी एक झलक आज आपको देखनी चाहिए। मैं खुद उस दिन वहां गया था और लोगों से मैं मिला था, और आने के बाद पहले दिन हमने आपको उसी शाम को यह बता दिया था कि इसमें एक आदमी का हाथ है और वो है ताहिर हुसैन। ये क्या दिखा रहे हैं आप? पेट्रोल बम है सर, पेट्रोल बम। ये पेट्रोल बम है। हाँ जी, बत्ती देखो, बत्ती इसके अंदर बत्ती लगी है। देखो सर, ये मैं बत्ती दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये पेट्रोल बम है सर। ये अच्छा, ये पेट्रोल बम देखो सर, बत्ती लगी हुई है इस पे। और इधर से काफिला आया और मारा चलेगा सर। ये पेट्रोल बम है। ये पेट्रोल बम है सर, ये पेट्रोल बम है सर। इसके अंदर पेट्रोल रखा हुआ। देखिए ये सर पेट्रोल भी देखो, ये इन सब के अंदर ये देखो सर पेट्रोल, ये देखो सर पेट्रोल, ये देखो कितना पेट्रोल है सर। इसमें कागज रखा हुआ है। अच्छा, और ऐसे इसके अंदर ये जो है ये कपड़ा इन्होंने ऐसे ये बॉम्ब बनते हैं। इसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था और उसके अंदर फिर ये आग लगाने के लिए ये कपड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है। इसका मोर्चा बना रखा है सर इन्होंने। ये बिल्डिंग थी वो, ये वाली बिल्डिंग, यहाँ से मोर्चा बना रखा था इन लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ से वो ऊपर खड़े हुए थे। ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। अच्छा, ये निगम पार्षद तोहिर खान की बिल्डिंग है सर। ये निगम अच्छा, हाँ, निगम पार्षद आम पार्टी। और ऊपर से क्या, ऊपर से पत्थर चल रहे थे? पत्थर, ये पेट्रोल बम, ये पेट्रोल बम ये ऊपर से फेंके जा रहे थे यहाँ से। ये सर मोर्चा ही वहाँ था, पूरा मोर्चा यहाँ पर था। मतलब सारा इंजाम यहाँ था, सारा इंजाम यहाँ से हुआ। ये बिल्डिंग ना होती तो शायद ये सत्यानाश ना होता। अगर ये बिल्डिंग ना होती तो यहाँ कुछ नहीं होता। ये ईंट को आप देख रहे हैं इसमें, ये ईंट देखिए यहाँ जो गाड़ी के स्क्रीन पर है, ये ऊपर से तोहिर खान वाली बिल्डिंग से सर, वहां से उस बिल्डिंग से इसको फेंका गया है। तोहिर खान वाली बिल्डिंग से फेंका गया, ताहिर खान बिल्डिंग। अच्छा, ये मकान, एक मैं मकान की छत पर आया हूँ अभी। देखो सर इन्होंने कैसा तोड़ दो, और यहाँ यहाँ से देखिए तस्वीर कैसी दिखती है। ये मकान की छत है, पत्थर देखिए पूरे मकान की छत पर पत्थर ही पत्थर पूरे बिखरे हुए हैं। किस कदर तोड़ फोड़। जी, यहाँ से क्रॉस किया था तो उसमें आग लगी। इसमें भी आग यहाँ से लगाई सर, क्रॉस वाले मकान में भी ये सीन दिखाऊंगा। अच्छा, क्रॉस करके गए थे आग में। उस मकान में भी आग लगाई है। वहाँ तक हम लोग खुद बुझाए हैं। इस वाली बिल्डिंग से सर ये काम सब पेट्रोल बम यहाँ से फेंके गए। इसके निगम दिल्ली के इस इलाके में दंगा भड़काने का आरोप आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन पर लगातार लग रहा था, लेकिन ये बात सामने नहीं आ रही थी। कल जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो बहुत सारे लोगों ने यही नाम लिया, ताहिर हुसैन का नाम। इन सारे लोगों का कहना था कि ताहिर हुसैन के घर की छत से ही तमाम दंगाई पत्थर फेंक रहे थे, पेट्रोल बम फेंक रहे थे और तेजाब फेंक रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने हमें वीडियो भी दिखाए। और हमें खुशी है कि हमारी इस रिपोर्ट के प्रसारण के बाद आज दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, इसलिए ये एक बड़ी सफलता है। यहां पर हम 4 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सिर्फ 4 मिनट, और ब्रेक के बाद भी हम इस खबर की पड़ताल को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि दंगे के किस आरोपी के बैंक अकाउंट में कहां से कितना पैसा आया था, वो पैसा किसने भेजा था। और अब आपको हम बता चुके हैं कि इस तरह के जो दंगे होते हैं उनका फॉर्मूला और उनके मास्टरमाइंड कौन होते हैं। इसलिए आगे से जब कभी ऐसा हो तो आप बिल्कुल सावधान रहिए और देखकर चलिए। इस ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time. Whereas time management is a way of life. Is a way of life. And punctuality is not a way of life. It could be a compulsion for you to be punctual. And you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं,
हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में। तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के, अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। आपको याद होगा दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग के दौरान तब मैं अंकित शर्मा के घर गया था। वही अंकित शर्मा जो आईबी में काम करते थे और इन्हीं दंगों के दौरान उनकी हत्या कर दी गई थी। और आज जो दस्तावेज हमें मिले हैं जिसमें ताहिर हुसैन का बयान दर्ज है, उसमें अंकित शर्मा के बारे में भी जिक्र किया गया है। मैं आपको वो पढ़कर बताता हूं। ये मेरे मोबाइल फोन में है दस्तावेज जो मैं आपको यहां से पढ़कर बता रहा हूं, और इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इसमें वो कह रहा है, दिन में 1 बजे के आसपास मैंने चांदबाग पुलिया के पास काफी मुसलमानों को इकट्ठा किया और मेरे कहने पर मेरे मुस्लिम भाइयों ने हिंदुओं की दुकानें जलानी शुरू कर दी तथा उन पर पथराव शुरू कर दिया। जो चांदबाग पुलिया के पास मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के को पकड़ लिया और मेरे कहने पर उन लोगों ने उस हिंदू लड़के को डंडे, रॉड और चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। मैंने उनसे कहा कि कोई भी काफिर बचना नहीं चाहिए और इस काफिर को भी खत्म कर दो और इसकी लाश नाले में फेंक दो, जिस पर उन लड़कों ने उस हिंदू लड़के को मारकर उसकी लाश नाले में फेंक दी। ये अंकित शर्मा की बात हो रही है जो आईबी में काम करता था, आपको याद होगा। और अंकित के घर मैं उस दिन गया था और अंकित के घर वालों ने, अंकित के पड़ोसियों ने, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन लोगों ने क्या बताया था, आज ये सुनने का दिन है। क्योंकि उस जमाने में लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया था और कहा था तब हमें सांप्रदायिक बताया गया था, लेकिन आज सच्चाई आप एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए उस दिन अंकित के जो परिवार के लोग थे वो क्या कह रहे थे। नमस्कार नमस्कार। आप ही मुझे बताइए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इस देश के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं आप।
हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ चाहिए आपको। सर मैं यही कहूँगा जो सर जो ये मुस्लिम जो लोग हैं सर, जो ये CA NRC का जो विरोध, कितना बुरा विरोध कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, प्रॉपर्टी जला रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने कितने घरों का नाश कर दिया सर। इसमें एक घर हमारा भी हो गया, इसमें हमारे घर का सब बर्बाद हो गया हमारा घर। सर भाई सर ड्यूटी पर थे सर, वो ड्यूटी से आ रहे थे सर, ड्यूटी से आ रहे थे तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया। वो बाहर खड़े हुए थे, उनको पकड़ के ड्यूटी से आ रहे थे सर। 4:30 बजे के आसपास वो ड्यूटी से आ रहे थे सर। IB में सर्विस करते हैं मेरे भाई, और वो यहाँ पे गली के बाहर पकड़ लिया उनको, पकड़ के उनको खींच के ले गए सर। भीड़ आई थी, पब्लिक आई थी, और पब्लिक खींच के सर पीछे ताहिर हुसैन एक निगम पार्षद है, उसका मकान है, उस मकान में खींच के ले गए। और ये मुझे पता नहीं वो उनको सपोर्ट कर रहा है या कैसे क्या कर रहा है, पर उसके मकान में ले जाके वहाँ पे यहाँ से 4 लड़कों को लेके जाएगा, 4 लड़कों को गए लेके। 4 लड़कों में अभी 3 लड़कों की बॉडी मिल चुकी है, एक की बॉडी नहीं मिली। यहाँ पे ऐसे लोगों के असामाजिक तत्व जो कि हमको पता भी नहीं था कि ये कहाँ है, कहाँ से बुलाए गए हैं। इन्होंने सर पिस्टल से इस हिसाब से फायरिंग किया, हम खाली अपना बचाव कर रहे थे। काफी लड़कों के गोली मत रखो। ये चीज केवल आपके सिवा कोई नहीं दिखा सकता। नहीं, मैं इसीलिए मैं आपके पास आया, आप लोगों से मिलने के लिए मैं आया। भरोसा है कि जो आप दिखाएंगे वो और कोई नहीं दिखाएगा। कोशिश करेंगे कि आपकी बात सब तक पहुंचे। काफी मीडिया ऐसी है, ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे हम सर दंगा करने नहीं उतरे थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमें समय से पहले जगाया। नहीं तो मैं जानता था कि मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आएंगे और वो तस्वीर को बदल देंगे। मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है कि मैं आपसे मिलूं। प्लानिंग ये थी कि हमारे घर के अंदर हमारी बिल्डिंग जो है ये मतलब ये कश्मीर बनाना चाहते थे, दूसरा कश्मीर बनाना चाहते थे, और इन्होंने दूसरा कश्मीर बनाया है। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़े हैं। जब तक हमारे बच्चे जो इंजर्ड हुए, ये इंजर्ड नहीं हुए, ये हमारी बहनों को बचाने के लिए शहीद हुए हैं। तो आपने ये देखा कि उस वक्त लोगों की जो भावनाएं थी क्या थी, और ये लोग इसलिए भी बहुत दुखी थे, परेशान थे और नाराज थे, गुस्से में थे, क्योंकि इनकी बात देश तक पहुंच नहीं रही थी। कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। नाइंसाफी इनके साथ हो रही थी और आरोप लग रहे थे कि ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं, ये लोग दंगे फैला रहे हैं। यानी कहानी बिल्कुल पलट कर रख दी थी इस देश के मीडिया ने। दंगों की साजिश को बहुत गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया था और इसके लिए कई तरह के कोड वर्ड्स भी रखे गए थे। उदाहरण के लिए एक कोड वर्ड था ईद पर नैनीताल चलो, ये कोड वर्ड है। इसका अर्थ था कि सड़कों को ब्लॉक कर दो। दूसरा कोड वर्ड था चांद रात, जिसका मतलब था चक्का जाम करने से पहले की रात। दिल्ली में हुए दंगे 3 चरणों में इनको अंजाम दिया गया। पहले चरण के तहत विरोध प्रदर्शन हुए, दूसरे स्टेज में उसके तहत सड़कों को जैम किया गया और तीसरे चरण के तहत दंगों को अंजाम दिया गया। आप कह सकते हैं कि ताहिर हुसैन भले ही इन दंगों का मास्टरमाइंड था, लेकिन उसके साथ इसमें कई और किरदार भी थे। जैसे खालिद सैफी का काम लोगों को भड़काना था, उमर खालिद का काम पैसों का इंतजाम करना था और राजनीतिक समर्थन हासिल करना था, और ताहिर हुसैन का काम इन दंगों के लिए जरूरी लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराना था। ये काम इनके जिम्मे दिए गए थे। और अब मैं आपको एक डॉक्यूमेंट और पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है। The passport and travel details of the accused confirm that accused Khalid, ये खालिद सैफी की बात हो रही है, Khalid Saifi traveled outside India and met persons including Zakir Naik in order to get support and funds for spreading this agenda। तो ये खालिद सैफी बाहर जाता है, विदेश जाता है और वहां जाकर ये किससे मिला? जाकिर नायक से, एक और ऐसा आदमी जो कट्टर पंथ फैला रहा है, कट्टरवाद फैला रहा है, लोगों को भड़का रहा है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के उस पर आरोप हैं, देशद्रोह के आरोप उस पर हैं और इस समय वो भगोड़ा है। जाकिर नायक से ये मिलता है, उससे सपोर्ट मांगता है और उससे फंड्स मांगता है ताकि ये नफरत भारत में फैला सके। इन दंगों को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर पैसों की व्यवस्था की गई, क्योंकि बिना पैसे के कुछ होता नहीं। और जी न्यूज के हाथ जो कागजात आज लगे वो बताते हैं कि आरोपियों के बैंक अकाउंट्स में कैश के रूप में 1,62,40,00,000 रुपए जमा किए गए थे, दिए गए थे। वो भी मैं आपको बताता हूं। इनमें से 1,47,98,000 रुपए दिल्ली में 20 स्थानों पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन और दंगा करवाने पर खर्च हुए। इसी रकम से दंगों के लिए हथियार खरीदे गए। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि इसके लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि यूएई, ओमान जैसे देशों से, ओमान से भी पैसा आया, यूएई से भी पैसा आया।
दंगों के जिन आरोपियों के पास सबसे ज्यादा पैसा आया उनके नाम है ताहिर हुसैन, मिरान हैदर, इशरत जहान, शिफा और रहमान और खालिद सैफी। इनके पास पैसा आया, फंड्स आए। सबसे ज्यादा पैसा आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने अपने बैंक अकाउंट में और कैश के जरिए जमा किया था और यह रकम थी 1,32,47,000 रुपए। इनमें से 1,29,00,000 रुपए विरोध प्रदर्शन, दंगों के लिए भीड़ जमा करने और हथियार खरीदने पर खर्च किए गए। सोचिए 1,30,00,000 रुपए लगभग इसके अकाउंट में कहां से आए। पूर्व पार्षद इशरत जहां के पास 5,41,000 रुपए आए। इनमें से 4,60,000 रुपए धरना प्रदर्शन और हथियार खरीदने पर खर्च हुए। शफीउर रहमान के पास 12,88,000 रुपए आए। इनमें से 5,55,000 रुपए उसे कतर, ओमान, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों से मिले। इनमें से विरोध प्रदर्शनों को भड़काने के लिए 9,34,000 रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। दंगों के एक और आरोपी मिरान हैदर को कुल मिलाकर 5,46,000 रुपए मिले। इनमें से 2,67,000 रुपए दंगों के लिए निकाले गए। मिरान हैदर ही वो रजिस्टर मेंटेन करता था जिसमें इस पूरे लेन देन की जानकारी लिखी होती थी। और इसी तरह खालिद सैफी को बैंक ट्रांसफर और कैश के रूप में 6,23,000 रुपए हासिल हुए थे, जिनमें से 2,11,000 रुपए उसने दंगों पर खर्च किए और बाकी उसने अपनी जेब में शायद रख लिए होंगे। अंकित शर्मा की हम आपसे बात कर रहे थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि इस व्यक्ति ने, ये जो ताहिर हुसैन नाम का आदमी है, इसने खुद बताया कि अंकित शर्मा को मैंने मरवाया था और उसकी हत्या करवा के उसकी लाश को एक नाले में फेंक दिया था। जिस पुलिया पर उसकी हत्या हुई, जिस नाले में उसे फेंक दिया गया, मैं उस जगह पर भी गया था, उस पुलिया पर गया था, उस नाले में पर मैं गया था और वहां इतने सबूत थे कि अगर ठीक से जांच उस समय हो जाती, जो कि हमें लगता है कि हुई है, आज आपको पता चलेगा कि वहां क्या हुआ था। यह भी आप देखिए। चांद बाग की जो पुलिया है वहीं उसी पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं और जो लड़का जो था अंकित शर्मा, जो आईबी में काम करता था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई, उसका जो शव है वो यहीं इसी नाले से मिला था। ये नाला है यहाँ पर, इस नाले में से शव निकल रहे हैं, यानी उनको मारा जा रहा है लोगों को यहाँ पर, और उनकी जो बॉडीज हैं उनको इस नाले में कहीं ना कहीं डाल दिया जा रहा है। तो अब तक कितने शव मिल चुके हैं? यहाँ से 3 मिले हैं अभी तक। तो 3 शव यहाँ तक अभी मिल चुके हैं इस नाले में से। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी और कई ऐसे लोग हैं जो लापता हैं और उनको ऐसा शक है कि इस नाले में और भी कई शव हो सकते हैं, उन्हें मारकर हो सकता है यहाँ डाल दिया होगा दंगाइयों ने। लेकिन ये जगह आप देख लीजिए, अंकित शर्मा का शव यहाँ से मिला था। बहुत ही गंदा नाला है ये, यहाँ जाली लगी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। ये जो नाला है, यहाँ से उनका शव मिला है। हम तो यहाँ खड़े होकर उन्हें सिर्फ श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप सब लोगों की तरफ से भी श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं। तो दंगों का ये पूरा फॉर्मूला है, दंगों का पूरा टेम्पलेट है। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिल्ली में जो दंगे हुए थे उस समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली में थे, वो क्यों हुए थे, उनका हाथ उसमें किस किस का हाथ था। और सबसे बड़ी बात यह है, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस देश के मीडिया ने उस समय पूरा जोर लगा दिया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कम से कम एक बार इस देश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर लें, एक बयान भारत के खिलाफ दे दें, एक बार तो ये कह दें कि भारत में जो हो रहा है वो सही नहीं है, एक बार तो ये कह दें कि जिस जगह पर मैं ठहरा हुआ हूं वहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर जो दंगे हो रहे हैं उससे मैं बहुत चिंतित हूं। और एक बार कम से कम कुछ ऐसा हो जाए कि पूरी दुनिया भारत के खिलाफ बात करने लगे, पूरी दुनिया ये सोचने लगे कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है और उन्हें सताया जा रहा है। जबकि दंगा किसने कराया, आज हमने आपको बता दिया। दंगे की योजना किसने बनाई, दंगे के लिए पैसा कहां से आया, इसमें शामिल कौन कौन लोग थे। लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो उठता है इस देश के मीडिया पर, इस देश के बुद्धिजीवियों पर। यह सवाल उठता है कि उस समय आपको ये सारी बातें क्यों नहीं बताई गई थी। उस समय जो कहानी थी वो बिल्कुल पलट दी गई थी। अब हम आखिर में
सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बारे में आपको आज का अपडेट बताना चाहते हैं। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने ये कहा है कि इसी साल 25 फरवरी को उन्होंने बांद्रा पुलिस को यह शिकायत की थी कि सुशांत की जान को खतरा है, लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने यह भी कहा है कि जब उनके बेटे की मौत के 40 दिन बाद भी मुंबई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो उन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज कराई। सुशांत के पिता ने एक वीडियो जारी किया है जिस पर उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, अपनी बात देश तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये वीडियो अब हम आपको दिखा रहे हैं। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार उठकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस एफआईआर दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। मैं श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस दुखी घड़ी में सच का साथ दिया। तो बड़ी बात सुशांत के जो पिता कह रहे हैं वो ये है कि उन्होंने फरवरी में ही मुंबई पुलिस को यह सूचना दी थी कि उनके बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि उन्हें तभी से यह लगने लगा था कि उनका बेटा जो है या तो किसी परेशानी में है या फिर वो किसी ऐसे लोगों के बीच में है जहां उनकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि इन आरोपों के बारे में मुंबई पुलिस ने सफाई दी है और सुशांत सिंह के बहनोई और आईपीएस अफसर ओपी सिंह ने मुंबई के जोन 9 के डीसीपी को इसके बारे में एक व्हाट्सएप मैसेज किया था, लेकिन लिखित में शिकायत मांगने के बावजूद परिवार ने लिखित में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, क्योंकि सुशांत का परिवार चाहता था कि मुंबई पुलिस अनौपचारिक तौर पर इस मामले पर एक्शन ले, लेकिन ऐसा करना पुलिस के लिए संभव नहीं था। यह मुंबई पुलिस की सफाई है जिसमें मुंबई पुलिस कह रही है कि वो सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज कराना चाहते थे, औपचारिक शिकायत नहीं दर्ज कराना चाहते थे, और वो चाहते थे, यानी परिवार चाहता था कि सब कुछ अनौपचारिक रूप से हो, और यह संभव नहीं था। समय की कमी की वजह से आज हम आपको यह नहीं बता पाए, यह रिपोर्ट नहीं दिखा पाए कि चीन कैसे भारत के मीडिया में अब घुसपैठ कर रहा है। कल ये खबर, ये पूरा विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे और इससे जुड़ी सारी जानकारियां आपको बताएंगे। खबर हमने आपको पहले भी बताई थी, चीन दुनिया भर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करता है दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए, दुनिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और अखबारों में अपने बारे में अच्छे लेख छपवाने के लिए, और अब उसका एक बड़ा हिस्सा भारत के मीडिया में भी आ रहा है। हम आपको कल ये बताएंगे कि भारत में वो कौन कौन से अखबार हैं जो इस साल अचानक चीन के पक्ष में जिन्होंने खबरें छापनी शुरू कर दी थी, जिन्होंने चीन के पक्ष में संपादकीय लेख छापने शुरू कर दिए थे, और वो कौन कौन से लोग थे जिन्होंने कोरोना वायरस के इस दौर में चीन की भूमिका पर सवाल उठाने से इनकार कर दिया था और चीन का बचाव करते रहे थे। इस रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि वो मीडिया जो चीन को लेकर शांत बैठा हुआ था कोविड-19 के समय पर, जो आरोप नहीं लगा रहा था चीन के ऊपर, वो चुप क्यों बैठा हुआ था, उसकी कीमत क्या थी। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि हिंदी साहित्य के महाकाव्य साकेत के लेखक कौन है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में। तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है।
बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा, वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेस यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time. Whereas time management is a way of life. Is a way of life. And punctuality is not a way of life. It could be an compulsion for you to be punctual. And you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual.
लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपके बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में, तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के, अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा, वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेस यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। But we don't shy away from hard work, but we should work smart. Or he has even gone to the next level. He says
यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event. और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1977 में आज अमेरिका की टेंडी कॉर्पोरेशन ने TRS-80 कंप्यूटर को दुनिया के सामने रखा था। यह पर्सनल कंप्यूटर दुनिया के पहले ऐसे कंप्यूटर्स में से एक था जिनका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया गया था। उस जमाने में 3 बड़ी कंपनियां टेंडी, कॉमोडोर इंटरनेशनल और एप्पल ने 1977 में पर्सनल कंप्यूटर्स की क्रांति की शुरुआत की थी। और खास बात यह है कि टेंडी कॉर्पोरेशन एक लेदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी चमड़ा बनाने वाली कंपनी हुआ करती थी, जिसे टेंडी लेदर्स के नाम से उस समय जाना जाता था। अब आप सोचिए कि चमड़ा बनाने वाली कंपनी ने अपने अंदर इतना बड़ा बदलाव किया कि वो चमड़ा बनाना छोड़कर कंप्यूटर बनाने लगी। ये अपने आप में एक सीखने वाली बात है। वर्ष 1886 में आज ही के दिन महान कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था। अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का इस्तेमाल करके मैथिली शरण गुप्त ने इसे एक काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई राष्ट्रवादी कविताएं आज भी लोगों को बहुत प्रेरित करती हैं। साकेत और सिद्धराज उनकी कुछ खास रचनाएं मानी जाती हैं और महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि कहकर पुकारा था। वर्ष 1916 में आज उर्दू शायर और गीतकार शकील बदायूनी का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। शकील बदायूनी ने कई हिंदी फिल्मों के लिए मशहूर गीत लिखे। संगीतकार नौशाद और मशहूर गीतकार शकील बदायूनी की जोड़ी ने अपने गीतों से दीदार, बैजू बावरा, मदर इंडिया और मुगले आजम जैसी कई फिल्मों को यादगार बना दिया। शकील बदायूनी की लिखी हुई कुछ गजलों को बेगम अख्तर ने भी गाया था। वर्ष 1946 में आज दुनिया का पहला थीम एंड वाटर पार्क अमेरिका के इंडियाना में शुरू किया गया था। सेंटा क्लॉज लैंड नामक इस थीम पार्क को उद्योगपति लुई जे कोच ने बनवाया था। इसे बनाए जाने की वजह भी बहुत खास है। उस दौर में कई बच्चे यहाँ सेंटा क्लॉज की खोज में आया करते थे और सेंटा क्लॉज या उससे जुड़ी चीजें वहां न मिलने पर इन बच्चों को बहुत मायूसी होती थी और इसी बात ने लुई कोच को यहाँ सेंटा क्लॉज लैंड बनाने की प्रेरणा दी। और 1914 में आज ही के दिन जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और इसी के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की आधिकारिक घोषणा हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 तक चला था, जिसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। और हमेशा याद रखिए, चाहे त्रेता युग हो या वर्ष 2020 का जमाना हो, मर्यादा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मर्यादा ही एक देश और एक समाज को सभ्य और सशक्त बनाती है और इसीलिए भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। नमस्कार।